हाजिम भंगवार कौन है, क्यों है? कभी हम उसको शीमेल कहते हैं, कभी हम कहते हैं कि वो मर्द के रूप में औरत है। हमारा मसला है क्या? हम लोगों को जज कैसे करते हैं? इस मौजू पे बात करते हैं आज, क्योंकि ये अक्सर देखने में आया कि हम बेसिकली अपीयरेंस पे जाते हैं, लुक्स पे जाते हैं। इंसान के अंदर क्या है वो देखना पसंद नहीं करते। और हमें देखना किस तरह चाहिए, इस पे बात करेंगे। बात करने से पहले वही पुरानी गुजारिश की, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिए। ख़वातीन व हज़रात, पिछले 2-3 दिन से असिस्टेंट कमिश्नर कराची में हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद के हाज़िम साहब, उनको लेके तो एक बहुत सोशल मीडिया पे हल्ला मचा हुआ है और एक अजीबो-गरीब किस्म की बहस है। उनके जो उन्होंने किए हैं, मॉडलिंग के सेशन किए हैं, या उन्होंने जो म्यूजिक के एल्बम किए हैं, या जो कोई नंबर किए हैं, उनको लेके और उसके ऊपर तनकीद की जा रही है कि जनाब ये किस तरह का अब एसी आ गया है और किस तरह से ये देखेगा। हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट और हमारे जो बुनियादी तस्वुरात हैं वो इतने खराब हैं कि हमें इंसान की अच्छाई देखने की तौफीक नहीं होती। हम उसके कपड़ों से, उसकी अपीयरेंस से, उसके हुलिये से हम ये कोशिश करते हैं एक तासर बनाने की कि ये आदमी कैसा होगा। बदकिस्मती से पाकिस्तान की अशराफिया और ये जो अफसरशाही है, इसका ये एक बड़ा मसला है कि हम हमेशा एक सूटेड बूटेड आदमी जो सर पे फेल्ट हैट रखता हो, मुंह में सगार रखता हो, और उसके आगे पीछे हटो बच्चों करने वाले को 35-40 लोग हों, 2-4 गाड़ियां आगे पीछे हूटर बजाती हुई गुजर रही हों, तो वो हमें अफसर लगता है। जो हमारे जैसा हो, या कोई ऐसा आदमी जो कि बच्चों को कुर्सी पे बिठा के खुद जमीन पे बैठ के उनकी बात सुनता हो, किसी बुजुर्ग की बात सुनता हो, वो आपकी नजर में अफसर नहीं है। वो आपके नजदीक, मुझे नहीं पता वो किस तरह से आया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी का दोस्त है। बिलावल भुट्टो जरदारी का दोस्त होना तो कोई कसूर नहीं है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान उसने दिया है, उसको देख लें आप। अगर वो उसने ठीक तरह से पास किया है तो कोई मसला नहीं है। वैसे तो सिंध का अमूमी जो तालीमी म्यार है उस पर बहुत सी बात की जा सकती हैं, लेकिन वो जाहिर है कि उसकी जिंदगी तो पाकिस्तान से बाहर ज्यादा गुजरी, तालीम वगैरह भी। तो मुझे नहीं लगता कि उसका ये मसला है, क्योंकि हम लोगों ने काबिलियत को जांचने का भी पैमाना अंग्रेजी रखा हुआ है कि जो अच्छा और फरफर अंग्रेजी बोलता हो वो बड़ा कोई काबिल आदमी होता है, और जो अपनी कौमी जुबान में बात करता हो वो एक जाहिल है, या उसको मामलात की समझ नहीं है, या वो ज़हीन नहीं हो सकता। तो ये वो सारे तस्वुरात हैं बुनियादी हमारे लोगों को जज करने के, जांचने के। और उसकी, और दूसरा, हम जजमेंटल बहुत हैं, हम फैसला भी फौरन सुना देते हैं, हालांकि फैसला सुनाने की जरूरत नहीं है। उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आजम को कि वो कैसा है कैसा नहीं है, उसको किस तरह से पेश किया जाता है, वो उसकी जाती जिंदगी। और मैं समझता हूँ कि हर आदमी की एक जाती जिंदगी है। आप उसको उसके कंडक्ट के हवाले से जरूर जज करें कि क्या वो माली मामलात में बदउनवान तो नहीं है, लोगों की मामलात या बातें सुनते हुए या शिकायत को दूर करते हुए उसमें अगर कोई मसला है तो वो जरूर उसकी खामी हो सकती है। ये जिस तरह से आप लोगों को जज करते हैं, मुझे एक बड़ा पुराना वाकया याद आ गया। मैं ये 96 की बात है गालबन। मलक महराज खालिद वजीर आजम बन गए, तो वो एक बड़े सादा दरवेश सिर्फ आदमी थे। हम उस जमाने में एक दोपहर के अखबार में काम किया करते थे, जिसके लिए सुबह कोई 6 बजे ऑफिस पहुंचना पड़ता था। तो अब्बास अतर मरहूम हमारे एडिटर थे, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। तो वो भी सुबह सुबह आते थे और काम करते थे हमारे साथ। तो हम इसी तरह वो कर रहे थे काम, अपने अपने डेस्क और अपनी अपनी सीट पे बैठे। तो यकदम दरवाजा खुला और मलक महराज खालिद साहब मुस्कुराते हुए दाखिल हुए। उनके हाथ में कुछ सामान था, एक आदमी और उनके साथ था, उसके हाथ में भी कुछ सामान था। तो वो दाखिल हुए तो वो, मेरी कमर थी दरवाजे की तरफ, तो पता भी नहीं चला कि कौन आया। और उसने जब बावाज़े बुलंद अस्सलाम वालेकुम कहा,
तो वालेकुम सलाम कहते हुए यूं गर्दन मोड़ के हमने देखा, तो मलक महराज खालिद वजीर आजम पाकिस्तान हमारे लिए नाश्ता लेके आए हुए थे। वो उस दिन कश्मीरी हरीसा और नान लेके आए थे, और वो कश्मीरी हरीसा से मेरा पहला तारुफ था। उससे पहले मुझे कश्मीरी हरीसा खाने का कोई इत्तेफाक नहीं था। तो उनके साथ कोई स्टाफ नहीं था। बाद में हम लोग उनको बाहर तक छोड़ने के लिए अपनी मोहब्बत में गए। ज़ाहिर है एक आदमी हमारे लिए नाश्ता लेके आया, तो उसके लिए हम लोगों का इतना हक तो बनता था कि हम उसको बाहर तक छोड़ने के लिए जाते। तो वहां जाके भी कोई खास कोई सिक्योरिटी नहीं थी। कोई एक आध गाड़ी थी साथ पुलिस की, टूटी फूटी सी, उसमें कोई 2-4 सिपाही वगैरह बैठे होंगे। बाकी तो कोई प्रोटोकॉल नहीं था, कोई शबशबा नहीं था। बल्कि उनका तो एक वाकया जो है वो बड़ा मशहूर हुआ था उन दिनों, कि वो लाहौर माल रोड पे कहीं गुजर रहे थे, तो ट्रैफिक रुक गई और उन्होंने मलक महराज खालिद साहब की जो गाड़ी है वो रोक दी। नए नए आए थे उस जमाने में मोबाइल फोन, तो उस वक्त वजीर आजम साहब जो है वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, क्योंकि किसी वीवीआईपी का प्रोटोकॉल लगा हुआ है। तो मलक साहब ने शीशा नीचे करके गाड़ी से तो पुलिस वाले से पूछा कि भाई किसका प्रोटोकॉल लगा हुआ है? तो उन्होंने कहा गवर्नर पंजाब का प्रोटोकॉल लगा हुआ है। गवर्नर पंजाब उस वक्त ख्वाजा तारिक रहीम थे। तो उन्होंने अपनी मोबाइल से फोन किया ख्वाजा तारिक रहीम को कि भाई साहब आप किधर हैं? उसने कहा जी मैं तो अभी फलां जगह हूँ। उन्होंने कहा तो आप फलां जगह से कब गुजरेंगे? उन्होंने कहा वो तो आधा घंटा पौना घंटा लगेगा मुझे वहां तक पहुंचने में। और कहा बंदा है खुदा, मैं इधर प्रोटोकॉल के लिए जो रुकी हुई ट्रैफिक है मैं उसमें फंसा हुआ हूँ। उसने कहा जी अब ये तो प्रोटोकॉल, अब ये तो रूट लग चुका है, अब इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो यूं हमारे मुल्क के दरवेश सिफ्त जो वजीर आजम थे मलक महराज खालिद, वो उस ट्रैफिक में फंसे रहे। इसी तरह से अगर आप हाजिम को जांचना चाहते हैं कि वो कपड़े किस तरह से पहनता है, वो गुफ्तगू किस तरह से करता है, तो ये कोई मुनासिब ख्याल नहीं होगा मेरे नजदीक। बतौर कौम हमने जो बुनियादी तस्वुरात हैं उन पर बात करने की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है। हम बहुत सारे नॉन इश्यूज में उलझे हुए हैं, हालांकि इश्यूज का दूसरों को पता है, हमें नहीं पता। और अगर हमें इश्यूज का नहीं पता तो हम उसका हल कैसे ढूंढेंगे? सीधी सी बात है। आईएमएफ ने कहा कि जी आप ग्रेड 17 और उस ऊपर के जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं उन तमाम के असासा जात जो हैं वो मुश्तहर करें, लोगों को बताएं कि उनके पास क्या है। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो बुनियादी तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि आपका एक खास तबका है जो कि करप्ट है और उनके पास नाजायज दौलत है, लेकिन वो सीधे तरीके से नहीं कह रहे, वो कान को दूसरी तरफ से पकड़ रहे हैं, ऊपर से लाके सर के ऊपर। शर्म हमें फिर भी नहीं आती, और हमने करप्शन से भी बाज नहीं आना। हमारी टैंकियों से इसी तरह डॉलर पाउंड और रुपयों के ढेर निकलते रहेंगे, लोग भूख से मरते रहेंगे, आटा लेने के लिए लाइन में लोग मर जाएंगे। करप्शन का कोई इलाज नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है, हमें यकीन ही नहीं आता, हम अजीबो गरीब किस्म की कौम है कि हमें ये लगता है कि जब तक किसी आदमी ने हमसे हमारे जायज काम के लिए पैसे नहीं लिए तो हमारा काम ही नहीं होगा। करप्शन हमारा मसला है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा मसला क्या है? उससे ज्यादा बड़ा मसला ख़वातीन और हज़रात हमारा ये है कि हमने करप्शन के साथ जिंदा रहना सीख लिया है। हमने ये समझ लिया है कि करप्शन के साथ ही जिंदा रहना है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम करप्शन को बुरा समझकर उसके साथ रहें तो चलें, किसी हद तक हम में बेहतरी के आसार पैदा हो सकते हैं। लेकिन हमारा मामला यह है कि हम करप्शन को बुरा नहीं समझते और हम समझते हैं कि ये ऐसे ही चलता है सारा मामला। और जब तक हम ये समझते रहेंगे उस वक्त तक ना करप्शन का कुछ हो सकता है और ना किसी दूसरे मामले में कोई पेशरफ्त हो सकती है। ये जो हमने काठे अंग्रेजों की एक कौम यहाँ पे पैदा की है जिसके जिम्मे पाकिस्तान को चलाना है, जिनके बच्चे पाकिस्तान से बाहर पढ़ते हैं और जो सीएसएस का इम्तिहान अंग्रेजी में देते हैं, उर्दू को कौमी जुबान क्यों बनाया? अगर आपने उसमें दफ्तरी काम नहीं करना, आपने अदालतों के फैसले नहीं लिखने, आपने आला सर्विस के इम्तिहानात नहीं लेने। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत समझदार होंगे, ज़हीन होंगे और टाट स्कूलों पर पढ़ने की वजह से अंग्रेजी में मार खाते होंगे, तो क्या इसका मतलब ये है कि उनको दौड़ से बाहर कर दिया जाए? आपके ख्याल में किसी मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा और किसी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा किसी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से जहानत में कम हो सकता है? मसला यह है कि हमने सिस्टम के अंदर इस तरह से तकसीम पैदा कर दी है कि उस बच्चे को वहां तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं मिलता जहां से
आम आदमी की बेहतरी का रास्ता शुरू हो, क्योंकि आम आदमी के मसाइल और अशराफिया के मसाइल में बहुत फर्क है। एक आम अफसर जो है वो आवाम से कटा रहता है। हमारे सियासी रहनुमा अक्सर ये बयान करते हैं कि जी फलां आदमी अब जो है ना, फलाना सियासी लीडर जो हमारा मुखालिफ है, वो बड़ी दुआई देता है कि जनाब महंगाई हो गई, आटा इतने का हो गया तो तेल इतने का हो गया, हालांकि खुद तो उसने कभी खरीदा ही नहीं। तो मुझे ये बात सुन के हंसी आ गई, क्योंकि जो ये कह रहा था उसने खुद भी कभी अपने हाथ से खरीदारी बाजार में नहीं की। ये वो मुनाफिकत है जिसका हमें सामना है, और ये वो मुनाफिकत है जिसे हमें खत्म करना है। सोच के जाविये को बदलिए। जब तक सोच का जाविया नहीं बदलेगा, ना हम बदलेंगे, ना हमारा मुआशरा बदलेगा, और ना हमारी किस्मत बदलेगी। और अगर हमारी किस्मत ना बदली तो पाकिस्तान की किस्मत भी नहीं बदलेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीलॉग में। अल्लाह ने के बाद।